तो एक शिक्षक से लेकर के और एक प्रिंसिपल तक की जर्नी आपकी कैसी रही? एक्चुअली मैं यहाँ पर आई थी प्रिंसिपल के ही रूप में। शिक्षक के रूप में जर्नी मेरी 2005 से स्टार्ट हो गई। जी। मैंने अपनी फैमिली के लिए बहुत बहुत कॉम्प्रोमाइज भी किए। बाहर मुझे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, लेकिन मैंने नहीं ज्वाइन किया क्योंकि मेरे लिए मेरे बच्चे और मेरे पति सबसे पहले थे। क्या आपके कॉलेज में कोई ऐसी पहल या कार्यक्रम होते हैं या होते आए हैं जिनसे आजकल की बच्चियां या आपकी कॉलेज की बच्चियां प्रेरित होती हों? अभी कुछ ही दिन पहले हमारे स्कूल की एक बच्ची जो है एसडीएम एक दिन पहले बनी थी। तो विद्यालय में गर्ल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत अच्छी है। फरीदपुर में ही एक केस में बने थे और रिफा आलम नाम है बच्चे का। गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई है कि गर्ल्स को पढ़ाया जाए और हम अगर गर्ल्स को मौका नहीं देंगे तो देगा कौन? इस तरीके से सारी चीजें चलती रही तो आप कैसे देखते हैं कि आने वाले 5 या 6 साल में आप अपने कॉलेज में क्या बदलाव लाना चाहती हैं या क्या बदलाव देखना चाहती हैं जिससे स्टूडेंट्स के ऊपर एक अच्छा प्रभाव पड़ सके, उनमें अवेयरनेस और एक्साइटमेंट बढ़ सके? कोई प्लान से स्ट्रेटेजी है आपकी? 1500 में से 1600 में से एक को भी खड़ा कर देंगे तो अपनी बात को स्टेज पे कह पाएगा। ये सबसे बड़ा अचीवमेंट हुआ कि एक बच्चा बिना डर के अपनी बात को कह पा रहा है। दूसरा जो हम यहाँ पर इनोवेट करना चाह रहे हैं, स्मार्ट क्लासेस। तो अभी बहुत सारी चीजें स्मार्ट हो गई, जैसे फर्नीचर स्मार्ट हो गया, बोर्ड हमारे नॉर्मल से हम लोग ने बहुत खूबसूरत करा दिए, लेकिन अब हम आगे आने वाले टाइम में स्मार्ट क्लास के स्मार्ट बोर्ड लगाने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये चीजें कब तक देखने को मिल सकती है? ये 2 साल के अंदर ये सारी चीजें डेवलप हो जाएंगी। मेरा जब तक मैं तो कोशिश यही करूंगी कि इन बच्चियों के लिए जो हमारे फरीदपुर एरिया की हैं, जितना अच्छे से अच्छा कर सकूं वो करूं। जो लड़कियां हमारी मतलब डरती हैं बाहर निकलने से, वो अपने अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करें, बेखौफ होकर के निकले, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे रूल और रेगुलेशंस बना दिए गए हैं, इतनी फैसिलिटी दे दी गई है। महिला सशक्तिकरण का टाइम है भाई। कहते हैं एक सशक्त महिला अपने लिए खड़ी होती है, लेकिन एक महान महिला सबके लिए। नमस्कार, मैं हूं राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल राजा का शो। आज हम ऐसे युग में जी रहे हैं जहां की लड़कियां सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि वो अंतरिक्ष, विज्ञान, कला और खेल और राजनीति के क्षेत्र में भी अपना परचम लहरा रही हैं। लेकिन इस उड़ान की शुरुआत होती है शिक्षा से और प्रेरणा से। कुछ ऐसी ही सोच रखने वाली शख्स आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, जिनका नाम है वीनू सिंह, जो कि किशोर चंद कन्या इंटर कॉलेज की प्रिंसिपल हैं, जो अपने सपोर्टिव मैनेजमेंट के सहयोग से छात्राओं की सही दिशा और दशा में परिवर्तन लाने का काम कर रही हैं, जिससे वो न सिर्फ अपने परिवार का बल्कि देश का नाम रोशन कर सके। सो इस एपिसोड को आप पूरा देखिए। ये एपिसोड आपके करियर के लिए, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। अगर ये एपिसोड आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो वॉच दिस एपिसोड टिल द एंड एंड एंजॉय द शो। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका हमारे शो पर। थैंक यू राजा भैया। और प्रधान जी से बात हुई थी आपको लेकर के, तो उनसे रिक्वेस्ट की, तब जा करके आपसे मिलना हुआ और आज आप फाइनली हमारे शो पर हैं। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, आप छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिए आप। जी, माई सेल्फ डॉक्टर वीनू सिंह, प्रधानाचार्य किशोर चंद कन्या इंटर कॉलेज फरीदपुर। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं बहुत सारी संस्थाओं से भी जुड़ी हुई हूँ और प्रेजेंट में अभी मैं प्रधानाचार्य के रूप में किशोर चंद कन्या इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल की पोस्ट पे हूँ। तो यहाँ पर आप कितने समय से हैं? मैंने यहाँ पर 2021 में ज्वाइन किया था, जिस टाइम कोविड अपनी चरम सीमा पर था, और तब से लेकर के आज तक मैं वहीं पर हूँ। काफ़ी चर्चा में आप रहती हैं, अखबार वगैरह में भी काफ़ी आपके न्यूज़पेपर्स में फ़ोटो वगैरह आते रहते हैं, यानी कि बच्चों को लेकर के आप काफ़ी सीरियस रहती हैं, स्कूल में भी और बाहर भी। मैंने सुना है कि आपने कई बुक्स वगैरह भी पब्लिश करवाई हैं, आप बताना चाहें तो? बिल्कुल। इससे पहले जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया था, उससे पहले मैं बीएड वाले स्टूडेंट्स को पढ़ाती थी, जो वर्तमान में फ्यूचर यूनिवर्सिटी है। पहले इसका नाम जो है फ्यूचर कॉलेज के नाम से प्रचलित था, जहाँ पर मैं बीएड वाले स्टूडेंट्स को पढ़ाती थी। वहीं पर मैंने अचानक से पब्लिशर वगैरह आया करते थे, तो ठाकुर पब्लिकेशन से मैंने अपनी 2 बुक पब्लिश कराई। एक बीएड फर्स्ट ईयर की है, आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, और एक सेकेंड ईयर की है, असेसमेंट फॉर लर्निंग। तो दोनों बुक्स में बेसिकली जो टीचर्स को यूज करनी होती हैं, ट्रेनी टीचर्स को, उसमें पूरा दिया हुआ है। मैं को गाइड के रूप में उसमें थी, मेन गाइड नहीं थी, क्योंकि मेरी तब पीएचडी कंप्लीट नहीं थी।
तो वो बुक्स जो है मेनली किनको ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा सकती हैं, किनको हेल्प करती हैं? देखिए वो बेसिकली बीएड वाले स्टूडेंट्स के लिए है, और अगर एमएड बच्चा करता है तो एमएड में भी वो बुक्स काफ़ी हेल्प करती हैं। तो वो एनजेपी वाले स्टूडेंट्स के लिए ही है या इसके अलावा भी जो नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली है क्या, ये बुक्स ऑल जो बीएड के हमारे बच्चे हैं किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, क्योंकि सिलेबस ऑलमोस्ट सबका सेम होता है, तो वो सभी को यूज होती है। और दोनों बुक्स मेरी एमजेपी आरयू की साइट पे भी हैं और मार्केट में भी अवेलेबल है। और मटेरियल भी अच्छा है, क्योंकि हमारा जो फीडबैक है हमारे स्टूडेंट देते हैं, तो मुझे पता लगता है कि ठीक है। तो अभी आप जिस कॉलेज में पढ़ा रही हैं, किशोरचंद कन्या इंटर कॉलेज में, यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक शिक्षक से लेकर के और एक प्रिंसिपल तक की जर्नी आपकी कैसी रही? एक्चुअली मैं यहाँ पर आई थी प्रिंसिपल के ही रूप में। अच्छा। शिक्षक के रूप में जर्नी मेरी 2005 से स्टार्ट हो गई। एक्चुअली मेरी जर्नी की बात अगर हम करते हैं तो बहुत पुराने समय से मेरी जर्नी स्टार्ट थी, जब हमारे बच्चे बहुत मतलब हुए ही थे इस तरीके से देखा जाए तो। और सबसे पहले मैंने शिक्षा मित्र की पोस्ट पे ज्वाइन किया था। प्राइमरी स्कूल्स जो होते हैं जिनमें हमारे गांव के ग्रामीण एरिया के बच्चे होते हैं छोटे छोटे, तो लोग उस समय अपने बच्चों को ऐसे ही गंदे और बिल्कुल बुरी तरीके से स्थिति में भेज दिया करते थे। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही हूँ, लेकिन उस स्कूल में मैंने 3 इयर्स वर्क किया और उनमें बच्चों में वो करके दिखाया है कि जो शायद ही किसी प्राइमरी स्कूल में होता हो। वो बच्चे जो है एकदम साफ सुथरे आना शुरू हो गए और उन्होंने काफ़ी अच्छे प्रोग्राम्स भी दिए, तो नाम उसमें भी था। उसके बाद मैंने अपनी जो सेकंड जॉब दी, क्योंकि वहाँ भी मेरा मन नहीं लगा। एक्चुअली मेरा एम कुछ और ही था। मेरा बचपन से जो एम था, मैं जब अपनी प्रोफेसर्स को देखती थी तो मेरे अंदर एक भावना होती थी कि काश मैं ऐसे ही बनूं प्रोफेसर। तो जब मैं उनको देखती मेरे अंदर फील आ गई। तो मैं जब शादी हुई मेरी, तो मुझे पता लगा कि मेरा सपना जो है टूट गया है, क्योंकि बहुत कम एज में मेरी शादी हो गई, एटलीस्ट 21 इयर्स में। लेकिन मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव थे। उन्होंने तुरंत मुझे कहा कि नहीं, आपका जो एम है वो मैं पूरा कराऊंगा। और तब जर्नी मेरी स्टार्ट हुई। मैंने उधर पढ़ाई स्टार्ट की और इधर जॉब, दोनों काम एक साथ मेरे चलते रहे। और मेरी फैमिली जो है, मायके वाली फैमिली तो बहुत सपोर्टिव है ही है, लेकिन मेरी ससुराल की फैमिली भी बहुत सपोर्टिव है। क्योंकि जिस टाइम मैं शिक्षा मित्र में थी, मैंने बीएड किया। बीएड में मेरे बच्चे बहुत छोटे थे। 3 मंथ का बेबी जो है मेरी मम्मा ने संभाला, और 5 इयर्स की बेटी मेरी जो है मेरी सासू माँ ने संभाली। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू से ही रही बहुत ज्यादा। मेरे का फर्स्ट जो हमारा रहता था वो यही रहता था कि फैमिली इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। मैंने अपनी फैमिली के लिए बहुत बहुत कॉम्प्रोमाइज भी किए। बाहर मुझे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, लेकिन मैंने नहीं ज्वाइन किया, क्योंकि मेरे लिए मेरे बच्चे और मेरे पति सबसे पहले थे। बहुत बढ़िया। जो आपने रेफरेंस दिया था कुछ स्कूल्स का, जहाँ पर काफी आपने चीजों में बदलाव लाया, 1-2 एग्जांपल अगर आप देना चाहें। बिल्कुल। कृष्णा पब्लिक स्कूल में मैंने 3 इयर्स पढ़ाया था। वहाँ से एक्चुअली मैंने बहुत कुछ सीखा, और वहाँ पर भी जो छोटे बच्चे होते थे मोस्टली मैं उनको देखती थी। उसके बाद मैंने आर्यदेव महाविद्यालय फर्स्ट टाइम खुला हुआ था टिसवा में। मैंने वहाँ पर बच्चों को, जो ग्रामीण एरिया की गर्ल्स थी बेसिकली, उनको इकोनॉमिक्स की एजुकेशन प्रोवाइड की। उसके बाद फिर मेरी जो जर्नी थी वो फ्यूचर यूनिवर्सिटी जो बनी है अभी प्रेजेंट टाइम, वहाँ मैंने 4 इयर्स कंप्लीट किए। और फिर देन कोविड आया, तो फिर अचानक से यहाँ वैकेंसी थी, तो मैंने ज्वाइन किया। और यहाँ आने के बाद प्रिंसिपलशिप पे मुझे एक बार ऐसा लगा कि मैं छोड़ दूँ, क्योंकि एक्चुअली सिचुएशन ऐसी थी कि गर्ल्स जो है बेसिकली ग्रामीण एरिया से थे, उन्हें हम कितना भी समझा रहे थे बट वो सुनना नहीं चाह रहे थे। लेकिन फिर मैंने उसका कंक्लूजन निकाला कि अगर इन गर्ल्स इस दोस्ती के थ्रू हम लोग जो है मतलब बहुत हेल्प करें उनकी, तो शायद कामयाबी मिलेगी। टीचर होने के साथ साथ एक फ्रेंड के तौर पर अगर बात, आप बेसिकली ये कहें कि एक मदर के रूप में मैंने उन 1500 गर्ल्स को अपना माना। मैं यही देखती हूँ कि जो मेरी 2 बेटियां हैं, नहीं मेरी 1500 बेटियां हैं, और हर बच्चे की प्रॉब्लम्स को सुनना मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस रहती है। और इसी तरीके से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की है और अभी भी चल रही हूँ, और बच्चे बहुत खुश होते हैं। अभी मेरा YouTube चैनल है, उसमें भी कमेंट यही करते हैं कि आप तो मेरी मदर की तरह हैं। सच में आप ऐसा ही ट्रीट करती होंगी।
तो देखा जाए जो बॉयज कॉलेजेस होते हैं उनमें इन चीज़ों को देखते देखते हुए कोई भी प्रॉब्लम आती है तो फेस करते हुए समझ में आता है, लेकिन आप एक गर्ल्स कॉलेज की प्रिंसिपल हैं, तो गर्ल्स कॉलेज की प्रिंसिपल होने के तौर पर आपकी मुख्य जिम्मेदारियां जैसे क्या रहती हैं? देखिए, अगर बात करें हम गर्ल्स और बॉयज़ की, तो मैं कोएट में भी पढ़ा चुकी हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा जो जैसे स्टूडेंट होते थे जिसमें बॉयज़ भी होते थे, और वो मेरी रिस्पेक्ट उतनी ही करते थे जितनी मेरी गर्ल्स करती है। अब चाहे इसमें मेरा प्लस पॉइंट कहिए, क्योंकि मेरी जो जर्नी रहती है उसमें मैं एक ही लेकर चलती हूँ कि गिव योर 100% इन एवरी फील्ड। अगर जहाँ भी आप हैं, अगर अपना 100% दे रहे हैं, तो इट मीन्स आपको कामयाबी मिलेगी। तो उसी में मैं यहाँ पर भी इसी तरीके से अपने बच्चों के साथ कर रही हूँ। और रही बात इसमें नए नए कार्य की, तो सबसे पहला मेरा काम यही होता है कि मॉर्निंग में प्रेयर होती है, तो उसमें बच्चों को मोटिवेशन देना। कितने मिनट तक का? कम से कम 10 मिनट तो मैं बच्चों के साथ ही रहती हूँ। जितनी देर तक प्रेयर होती है उतनी देर तक मैं बच्चों को कोशिश यही करती हूँ कि हर बच्चे की प्रॉब्लम्स को सुनूं और उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालूं। तो ये डेली आप 10 मिनट का मोटिवेशन सेशन देती हैं? डेली मेरा 10 मिनट का रहता है। इसके अलावा मैंने एक शिकायत पेटी बनाई हुई है स्कूल में, तो बच्चे को अगर प्रॉब्लम है तो बिना नाम के वो अपनी प्रॉब्लम उसमें डालता है, और हम उसकी प्रॉब्लम को मंथली या फिर 15 डेज पे निकाल करके उसका सोल्यूशन करते हैं। तो बच्चे जो आपने ये इनिशिएटिव लिया है इसको सपोर्ट कर रहे हैं? बच्चे बहुत सपोर्ट करते हैं। बच्चे अपनी हर प्रॉब्लम को उसमें डालते हैं, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी। और मैं कोशिश यही करती हूँ अपने बच्चों की जो उनके लिए ठीक होता है उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन करूँ। तो मोस्टली क्या समस्याएं देखने को मिलती हैं आपको? उसमें जैसे अभी एक समस्या आई कि इस क्लास में फैन नहीं चल रहा है, या यहाँ पे ठंडे पानी की सुविधा नहीं है, तो तुरंत मैंने वाटर कूलर रखवाया। इसमें हमारी जो मैनेजमेंट कमेटी होती है उसका बहुत सपोर्ट रहता है। वो लोग जो है कभी भी मेरे सामने बैरियर नहीं खड़ा करते हैं। अगर हमने कहा कि ये सर होना है तो उनको लगता है कि हाँ ये जरूरत है तो ये करना है। बहुत अच्छी बात है अगर आप इन छोटी छोटी चीज़ों को भी देखते हुए बच्चों को सपोर्ट करती हैं। क्या आपके कॉलेज में कोई ऐसी पहल या कार्यक्रम होते हैं या होते आए हैं जिनसे आजकल की बच्चियां या आपकी कॉलेज की बच्चियां प्रेरित होती हों? जी, एक मैंने नई पहल स्टार्ट की है, मातृ शक्ति, जैसे कि कहते हैं कुंडलिनी मातृ शक्ति नमो नमः। तो उसमें हमारी हर स्त्री माता का रूप होती है। तो बेसिकली हम लोग जो है मातृ दिवस मनाते हैं। उसमें जो माएँ घर से निकल नहीं पाती हैं उनके लिए हम लोग मौका देते हैं। वो आती हैं, सामने स्टेज पे जाती हैं, बच्चा उनको देखता है और सम्मान देता है। तो इससे माएँ कभी कभी मैंने देखा है उनकी आंख भी भर आती है, वो बहुत रोती भी हैं उस स्टेज पे पहुंचकर कि आज मेरी बच्ची मुझे कितना प्यार कर रही है। तो मैं उनको विश्वास दिलाती हूँ कि अगर आप अपने बच्चे के साथ हैं तो आपका बच्चा हमेशा आपका सपोर्ट करेगा। तो ज्यादातर अगर देखा जाए बच्चों में किन चीज़ों में जैसे रुचि देखने को मिलती है? आप जो भी पहल कराती हैं कोई एक्टिविटी ऐसी कराती हैं जिसमें बच्चे ज़्यादा सपोर्ट करते हो? जी बिल्कुल। अभी समर कैंप में मैंने एक नई एक्टिविटी स्टार्ट की थी जिसमें मिट्टी के खिलौने बनाने की थी। हालांकि ये बहुत पहले हम लोग जब बचपन में छोटे हुआ करते थे तो हमारे टीचर्स हमको खिलौने बनवाया करते थे, बट आजकल वो क्ले आ गई है मार्केट में। तो क्ले से उन बच्चों ने इतनी सुंदर सुंदर मूर्तियां बनाई हैं कि आप देखेंगे तो वो देखते ही रह जाएंगे। तो कोई भी एक्टिविटी हम स्कूल में छोड़ते नहीं है, ओकेजनली जितनी भी होती हैं ऑलमोस्ट सभी होती हैं। तो इस चीज़ के अलावा जैसे आपका पूरा समय जो जाता है बच्चों को पढ़ाने में या मैनेजमेंट को देखने में, इन सब चीज़ों को देखते हुए आपके पास जो अपना समय बचता है तो उस फ्री टाइम में आप अपने लिए क्या करती हैं? मुझे अच्छे बुक्स पढ़ने का शौक है और कोशिश यही करती हूँ कि बच्चों के लिए कुछ नया करूँ। मेरा हर ईयर एक नया बनकर आता है, जैसे कहते हैं ना इनोवेशन, तो इनोवेटिव तरीके से हर ईयर को कंप्लीट करना। बिलीव नहीं करेंगे, 2021 में जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया था तो हमारे बच्चों में से 2 बच्चों ने डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया था, और उसके बाद वो कंटिन्यू बनता चला गया। उसके नेक्स्ट 2022 में भी एक बच्चे ने डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया, और आज भी वो जो सीढ़ी है वो बनी हुई है, तहसील में लगातार बच्चे टॉप कर रहे हैं। अभी कुछ ही दिन पहले हमारे स्कूल की एक बच्ची जो है एसडीएम एक दिन के लिए बनी थी। तो विद्यालय में गर्ल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है और बहुत अच्छी है।
एसडीएम अपने फरीदपुर के जी जी जी, फरीदपुर में ही एक एसडीएम बने थे और रिफा आलम नाम है बच्चे का और हमारे पास उसका फोटो है और सारा कुछ। एसडीएम सर बहुत खुश हुए थे कि आपके बच्चे जो है तहसील में लगातार 5 सालों से टॉप पे रह रहे हैं, कोई भी विद्यालय नहीं आगे निकल रहा है। मैं किसी भी विद्यालय की बुराई नहीं करती, बट ये है कि मैं अपने बच्चों से ज्यादा इन्वॉल्व रहती हूँ। जितना समय मैं अपने घर पर देती हूँ उससे कहीं ज्यादा मेरा समय विद्यालय में बीतता है। मुझे लगता है कि बच्चे ज्यादातर अपनी पर्सनल प्रॉब्लम को भी आपके पास लेके आते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और आप यकीन नहीं मानेंगे, बच्चे जो बातें अपने पेरेंट्स से नहीं बता पाते हैं वो बातें मेरे से बता देते हैं। आपकी महानता है और आपकी जो एक्टिविटी है बच्चों को लेकर के वो भी सच में अद्भुत है। आपकी नज़र में सफलता का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? देखिए, सफलता पाना पैसे कमाना नहीं है। आपको लगे कि बहुत सारे पैसे आ गए हमारे पास और हम सफल हो गए। एक दिन एक गार्जियन आए और उन्होंने ये कहा मुझसे कि बेटा, काफी ओल्ड थे वो, बोले बेटा आप जो है बहुत कामयाब हैं। तो मैंने कहा अंकल जी कैसे? ये तो मैं तो सेल्फ फाइनेंस स्कूल में हूँ, गवर्नमेंट में इतनी इतनी सैलरीज हैं और मैंने उसमें नहीं किया। तो बोले बेटा आपका चारों तरफ नाम है और ऐसे ही नहीं नाम है। एक्चुअली होता क्या है ना, जैसे हमारे यहाँ का जो सीन है, हमारे मैनेजमेंट में ने भी हमें परमिशन दे रखी है, जो बच्चा बहुत ज्यादा पुअर फैमिली से होता है तो हम लोग अगर मान लीजिए किसी के पेरेंट्स में से कोई नहीं है तो हम उसकी फीस जो है आधी कर देते हैं। मींस अगर बच्चे के पास है नहीं कुछ भी तो हम उसको फ्री में भी पढ़ाते हैं। सीरियसली आप मान के चलिए कि हमारे यहाँ हर साल 15 से 20 बच्चे, मतलब पिछले ईयर की मैं अगर डेटा निकालूं तो 25 बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट थे। और हमसे लोग पूछते हैं कि इन्हें आप रिजल्ट दे देते। मैंने कहा ये बच्चे हैं, गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई है कि गर्ल्स को पढ़ाया जाए और हम अगर गर्ल्स को मौका नहीं देंगे तो देगा कौन? बिल्कुल ठीक। तो आजकल के जो कॉलेजेस वगैरह हैं, जो हाई लेवल के कॉलेजेस वगैरह हैं, उसमें ये चीज़ें शायद ही देखने को मिलती हों। मुझे नहीं लगता कि उनका मैनेजमेंट इन चीज़ों पे ध्यान देता है। वो तो ये सोचते हैं कि हमारी पर्सनल बुक्स सेल आउट हों और बच्चे जल्द से जल्द फीस जमा करें। लेकिन आप इतना अच्छा इनिशिएटिव ले रही हैं, जो बच्चे फीस अरेंज नहीं कर पा रहे हैं उनका भी आप ध्यान रखती हैं, तो मुझे लगता है वो भी पढ़ाई में ज़्यादा रुचि रखते होंगे। अब इसी बात पे एक एग्जांपल और देती हूँ आपको। जो बड़े बड़े प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं वो अपनी शॉप जो है फिक्स कर देते हैं कि यहीं से आपको बुक लेनी है। हमने भी फिक्स की है, हमारी मजबूरी है। एक्चुअली पिछले साल हमें जो हमारी गवर्नमेंट वाली बुक्स थी वो अवेलेबल नहीं हो पाई थी, तो हमने भी जो है बुक शॉप फिक्स की है। लेकिन आप जानते हैं उसमें भी उनको बेनिफिट दिलाया। कैसे? बच्चियों को 30% डिस्काउंट उनकी बुक पे। अमेजिंग। कि जो भी बच्चा जाएगा वो यहाँ से फीस की स्लिप, वो उसकी बुक्स की स्लिप लेकर जाएगा, उस पे स्टैम्प लगी होगी स्कूल की, और ऐसे हर बच्चे को 30% डिस्काउंट देंगे। अगर कॉलेज के अलावा दूसरा स्टूडेंट अगर लेने जाए उस बुक्स को तो वो सेम रेट पे मिलेगी, लेकिन वो सेम रेट पे देंगे उनको। लेकिन हमारे विद्यालय के अगर कोई बच्चा होगा तो उसको 30% डिस्काउंट देंगे। और कोशिश यही करते हैं कि कभी भी बुक्स को जो चेंज करने वाली होती हैं वही चेंज करें, क्योंकि जो पुअर फैमिली से बच्चे आते हैं वो एफर्ट नहीं कर पाते हैं कि हम पर ईयर जो है न्यू बुक खरीदें। तो हम कोशिश यही करते हैं। इसके लिए मैं आपको बताऊं मेरे विद्यालय में क्या किया हुआ है। एक बुक बैंक बनाया है और एक लाइब्रेरी भी बनाई है। लाइब्रेरी भी है? जी जी, मेरे विद्यालय में लाइब्रेरी है और बच्चे उसमें से फ्री ऑफ कॉस्ट 7 डेज, और कभी कभी तो इतने बच्चे आते हैं मेरे पास, मैम आप सिग्नेचर कर दीजिए, मेरे पास ये पूरे साल रहेगी और नेक्स्ट सेशन में मैं आपको ये बुक वापस कर दूंगी। तो मेरा जो हृदय है ना वो इतना ज्यादा पिघल जाता है उसकी बात से, तो मैं तुरंत बोलती हूँ ठीक है बेटा, ये साइन किए और जाके आप लाइब्रेरी वाली मैम से बुक इशू कराइए और आप जब तक पढ़ना चाहें तब तक पढ़ें। तो इस तरीके की फैसिलिटी देने से बच्चे थोड़े इम्प्रेस रहते हैं कि मैम हमारी हमेशा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करती हैं। तो इस तरीके से सारी चीज़ें चलती रहीं, तो आप कैसे देखते हैं कि आने वाले 5 या 6 साल में आप अपने कॉलेज में क्या बदलाव लाना चाहती हैं या क्या बदलाव देखना चाहती हैं जिससे स्टूडेंट्स के ऊपर एक अच्छा प्रभाव पड़ सके, उनमें अवेयरनेस और एक्साइटमेंट बढ़ सके? कोई प्लान या स्ट्रेटजी है आपकी? मैं जब आई थी तो बच्चे यहाँ पे मुश्किल से 2-4 बच्चे होते थे हर क्लास में जो स्टेज पे जाके अपनी बात को कह पाते थे। लेकिन आज की सिचुएशन अगर आप देखेंगे, आप 1500 में से 1600 में से
एक को भी खड़ा कर देंगे तो अपनी बात को स्टेज पे कह पाएगा। ये रिजल्ट देखने को ये रिजल्ट मिलेगा आपको। आप एग्जाम्पल के तौर पे डेली आप हमारे यहाँ प्रेयर में हम नए बच्चे खड़े करते हैं, उससे होता क्या है कि उनके अंदर जो है वो कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। इसी तरीके से आगे आने वाले टाइम में ये सबसे बड़ा अचीवमेंट हुआ कि एक बच्चा बिना डर के अपनी बात को कह पा रहा है। दूसरा जो हम यहाँ पर इनोवेट करना चाह रहे हैं, स्मार्ट क्लासेस का। अच्छा। तो अभी बहुत सारी चीजें स्मार्ट हो गई, जैसे फर्नीचर स्मार्ट हो गया, बोर्ड हमारे नॉर्मल से हम लोग ने बहुत खूबसूरत करा दिए, लेकिन अब हम आगे आने वाले टाइम में स्मार्ट क्लास के स्मार्ट बोर्ड लगाने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये चीजें कब तक देखने को मिल सकती हैं? ये 2 साल के अंदर ये सारी चीजें डेवलप हो जाएंगी। मेरा जब तक मैं हूँ तो कोशिश यही करूंगी कि इन बच्चियों के लिए जो हमारे फरीदपुर एरिया की हैं, जितना अच्छे से अच्छा कर सकूं वो करूं। अभी अगर देखा जाए आसपास के जो कॉलेजेस या स्कूल्स वगैरह हैं, उनमें डिजिटली अभी नहीं इतना पढ़ाना शुरू किया है। आप अगर ये सोच रही हैं तो मैं चाहूँगा कि ये जल्द से जल्द हो, जिससे बच्चा जो है, मैंने जैसे हम लोग पहले पढ़ा करते थे तो जो थ्योरेटिकली पढ़ाया जाता है उससे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है जब हम इमेजिन करते हैं किसी चीज़ को देख करके। और ये साइंस भी कहता है कि हम उन चीज़ों को ज़्यादा याद रख पाते हैं जिन चीज़ों को हम देखते हैं, प्रैक्टिकली करते हैं। तो जो आजकल की जो पीढ़ियों की लड़कियां हैं, उन चीज़ों उन लोगों को अगर आप देखेंगी तो क्या संदेश देना चाहेंगी जो आसपास के इलाके में जो चीज़ें घट रही हैं या जो चीज़ें हो रही हैं, उन चीज़ों में क्या बदलाव लाना चाहती हैं आप? देखिए, गर्ल्स के लिए बेसिकली सबसे ज्यादा जरूरी होती है उनकी सेफ्टी। सेफ्टी के पॉइंट व्यू से मैं तो हर गार्जियंस को यही बोलूंगी कि अपने बच्चों को एक सेफ इन्वायरमेंट दें और बच्चे के अंदर वो क्षमताएं डेवलप करें, वो क्रिएटिविटी डेवलप करें कि बच्चे को अपने अंदर से खौफ लगे ही नहीं। उसमें होता क्या है कि हम लोग बच्चों को इस तरीके से परवरिश देते हैं, एक घर में अगर 2 बच्चे होते हैं, एक मान लीजिए लड़का है और एक लड़की है, तो जो नॉर्मल फैमिलीज होती है वो इस तरीके से पालती है कि बेटा है तो कहीं भी जाकर पढ़ सकता है, कहीं भी जाकर जॉब कर सकता है, बेटी है तो घर ही में रहेगी और ज्यादा से ज्यादा बरेली तक पढ़ लेगी, या फिर जो है हम किशोर चंद में भेज के और फिर उसके बाद कॉलेजेस की जो एजुकेशन है वो हम लोग जो है ऐसे ही प्राइवेट करा लेंगे। तो इस सोच को बदलने की जरूरत है। तो बेसिकली मैं बता दूं, मेरे पास जितने गार्जियन आते हैं, मेरे यहाँ पीटीएम हर मंथ होती है। पीटीएम में मैं मोस्टली कोशिश यही करती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा गार्जियन आए स्कूल में, और उसको एक ही बात बोलती हूँ कि देखिए, बराबरी का दर्जा देना पड़ेगा बच्चे को। जब आपके अंदर से ये भावना निकलेगी कि ये बेटा है और ये बेटी है, तभी हम अपने बच्चों को आगे बढ़ा सकते हैं। अब अभी कुछ दिन पहले शिकायत पेटी में बच्चे ने डाला कि क्या ये हमारा स्कूल किशोर चंद की, मतलब किशोर नाम है तो किशोर क्यों नहीं यहाँ पढ़ते। अच्छा। तो मैंने उनको जवाब दिया, मैंने कहा आपको सेफ इन्वायरमेंट देने की वजह से ये किशोर जो है लड़कियों के लिए एक सुविधा है, क्योंकि बहुत सारी फैमिलीज हैं जो नहीं कराती कोएड में, तो उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसी तरीके से मैं चाहूंगी कि जो लड़कियां हमारी मतलब डरती हैं बाहर निकलने से, वो अपने अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करें, बेखौफ होकर के निकले, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे रूल और रेगुलेशंस बना दिए गए हैं, इतनी फैसिलिटी दे दी गई है, महिला सशक्तिकरण का टाइम है भाई, तो लड़कियों को समझना पड़ेगा, इतने नंबर्स हैं आपके पास आपको सेफ रखने के लिए, इतनी चीजें हैं आपके पास, उनका यूज करिए। ये चीजें जब होती है ना किसी बच्ची के साथ या किसी गर्ल्स के साथ में, तो वो चीजों को ऐसे देख रहती हैं कि ये चीज हमारे घर तक ना पहुंचे, ये जितनी ये हम तक ही बात रहे और सॉर्ट आउट हो जाए उतना अच्छा है, क्योंकि फैमिली तक अगर बात पहुंच गई, फैमिली पता नहीं इस चीज को कैसे लेंगे, वहाँ हो जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको एक बताना चाहूंगी, मेरे यहाँ कई बच्चे ऐसे हैं जो गलतियां कर देते हैं। अब गलतियां करना कोई इतना बड़ा गुनाह नहीं, क्योंकि हर कोई अपनी लाइफ में थोड़ी बहुत गलती करता ही है, एडोलसेंस की एज ही ऐसी होती है। उसमें मेरा जो पहला काम होता है वो ये होता है कि पहले बच्चे को बुला करके उसकी सारी चीजें पूछे कि आपकी जो आपने जो किया है या आप जो करना चाहते हैं गलत, तो उसमें कहाँ तक आप कर चुके हैं, तो उसको पहले विश्वास में लेना पड़ता है। उससे मैंने सारी चीजें पूछ ली कि बेटा आपने कहा क्या किया, कैसे मिले, कौन है। फिर उसके बाद सेकंड जो मेरा थिंग होता है, उस व्यक्ति को बुलाना स्कूल में जिसने ये बदतमीजी की है। अगर वो नहीं आता है देन उसके बाद फिर तीसरा जो हमारा होता है, हम पेरेंट्स को बुलाते हैं
बच्चा डरता है, बच्चा कहता है मेरे पेरेंट्स को पता चलेगा तो वो काट देंगे, मार देंगे, तो हम उनको विश्वास में लेते हैं, कोई बात नहीं बेटा आप टेंशन मत लो, हम आपके पेरेंट्स को नहीं बताएंगे। लेकिन उसके बाद हमें पेरेंट्स को बुलाना पड़ता है, क्योंकि ये चीजें जो है पेरेंट्स को पता होना बहुत जरूरी होता है। उसमें पेरेंट्स को मैं समझाती इस तरह से हूँ कि ऑटोमेटिकली आपको क्या लगता होगा कि जब कोई बच्चा गलती करता है या हम लोगों ने भी गलती की होगी तो हमारे पेरेंट्स एक थप्पड़ मारते थे। हाँ। लेकिन आज हम पेरेंट्स को समझाते हैं कि आपको मारना नहीं है, आपको बहुत प्यार से अपने बच्चे को गले लगाना है, और गले लगा के जब आप उसकी प्रॉब्लम को सुनेंगे तो वो अपनी हर बात को बताएगा। और यकीन मानिए जिस दिन बच्चे ने गलती की उस दिन अगर उसको आप डांटेंगे नहीं और उसको गले से लगा के उसकी प्रॉब्लम का मेन रीजन पूछेंगे, उसी दिन से वो गलती करना बंद कर देगा। ये चीजें देखने को मिली है आपके लिए? जी, तो मेरे यहाँ ऐसे ही बहुत सारे केसेस होते हैं। पेरेंट्स धमकी देता है अपने बच्चे को कि तुम अगर कुछ गलत करोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। लेकिन मेरे साथ में मैं दोनों को बैठा करके बहुत अच्छे से ट्रीट कराती हूँ, तो पेरेंट्स उस बात को समझता है और बहुत अच्छे से अपने बच्चे को। अभी बहुत सारे बच्चे जो 9th-10th में गलतियां करते हैं और 12th करके निकल जाते हैं, इतना अच्छे से इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है उनके बीच। अगर जो आप कहना चाह रही हैं, अगर बच्चियां समझ रही होंगी तो इन चीज़ों में इम्प्लीमेंट करें। और पेरेंट्स तो ऐसे हैं कि उनको फ्रेंड्स के तौर पे ही देखें, अपनी बात शेयर करें तो चीज़ें उनका निष्कर्ष निकलेगा। आप अपने तौर पर, जैसे आप भी एक स्टूडेंट थी, चीज़ों को हैंडल किया, फिर हल्के हल्के अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करा, आज एक प्रिंसिपल के तौर पर आप काम कर रही हैं और सफल प्रिंसिपल के तौर पर काम कर रही हैं। तो एक सही जीवन मंत्र या सही जीवन जीने की जो शैली होती है वो आजकल की लड़कियों को क्या देना चाहेंगी जिससे वो अपने आप को और समाज को आगे बढ़ा सके? मैं आपको अपनी रियल लाइफ का एक एग्जांपल देना चाहूंगी जो बेसिकली गर्ल्स के साथ होता ही है। मेरी लाइफ में भी बहुत सारे बैरियर्स आए थे कि ऐसा लगता था कि ये जो है मतलब मैं कैसे इससे बाहर निकलूंगी। अब वो प्रॉब्लम तो इतनी थी कि ऐसा लगता था, लेकिन उस समय मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और सपोर्ट करते करते एक ही बात बोलते थे कि बेटा आप निकलो और कोई ऐसा बैरियर नहीं है जो आपको रोक सके। तो मैं चाहूंगी आगे आने वाले टाइम में हर पेरेंट्स मेरे मम्मी पापा की तरह हो जाएं, क्योंकि सच में उन्होंने, मैं अकेली बेटी थी अपने माँ बाप की, मेरे 3 भाई हैं, तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स उन्हें भी फेस करनी पड़ती थी कि बेटी बाहर निकल रही है, और उस समय का समय तो बहुत ही ज्यादा खराब था। आजकल तो बच्चों को बहुत ज्यादा सेफ्टी है, बच्चों से कहा जाता है आप कोई भी प्रॉब्लम में फंस जाए तो चिल्ला दें, बहुत सारे लोग हेल्प करने आ जाएंगे। पहले तो लोग हेल्प करने भी नहीं आते थे कि कोई प्रॉब्लम हुई है तो पास में नहीं जाना है कि बच्चा जो है फंस गया। तो उन सब में हमारे माँ बाप ने हमें सपोर्ट किया इतना कि प्रॉब्लम्स आते आते भी चली गई और मैंने अपनी स्कूलिंग वहाँ खत्म करी। स्कूल खत्म करने के बाद शादी हुई, यहाँ हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया, हमारी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया, और एक आपने जैसा कहा कि कामयाब प्रिंसिपल हूँ, तो इसमें बहुत हद तक आप सबका साथ है और ऊपर वाले का आशीर्वाद है। और आने वाली जो गर्ल्स हैं, बेसिकली मैं गर्ल्स को एक ही बात बोलूंगी कि देखिए आपके पेरेंट्स आपके लिए भगवान हैं। कि सबसे पहले भगवान हमारे वो मूर्तियां नहीं है, सबसे पहले भगवान हमारे माँ बाप हैं जिन्होंने हमें इस दुनिया में लाने का कार्य किया है। जब हम इस दुनिया में अपने पेरेंट्स के थ्रू आ गए हैं तो अब दूसरा काम हमको एक करना है कि कोई भी अगर आपको छोटी से छोटी बात प्रॉब्लम्स के रूप में आती है तो वो अपने पेरेंट्स को अवश्य बताएं, क्योंकि जब आप अपने माँ बाप में से किसी को भी अपनी प्रॉब्लम बता देते हैं तो वो प्रॉब्लम आपकी बहुत जल्दी शॉर्ट आउट होती है, बड़ी से बड़ी छोटी हो जाती है। जी जी, दोनों हाथ खोल दीजिए, बिल्कुल आसमान की ऊंचाइयों को छू जाएंगे। आजकल गर्ल्स कितना ऊंचे जा रही है, आप देख ही रहे हैं। तो मैं ये नहीं सोचती हूँ कि मैं एक लड़की हूँ या औरत हूँ तो मैं ये कार्य कर रही हूँ। जैसे पुरुष है मान लीजिए, तो पुरुष का हाथ गर्ल्स को बढ़ाने में बहुत रहता है, लेकिन उनकी जो आगे बढ़ने की प्रोसेस को रोकने वाली महिलाएं ही होती है। महिलाएं महिलाओं की दुश्मन होती है। ऐसा कैसे? घर में आप देख लीजिए तो पापा ये बोलेंगे कि नहीं मेरा बच्चा ये कर लेगा, मम्मी टांग अड़ा देगी ना, बाहर निकलेगी तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। सबसे पहले सोच मदर्स को चेंज करनी पड़ेगी।